ग्रोव गांव एक प्राचीन जंगल में छिपा हुआ था। इसकी जर्जर पक्की सड़कें टेढ़े मेढ़े लकड़ी के घरों से होकर गुजरती थी। उनकी छतें काई और आइवी से घनी थी। एक सतत गोधूली ने बस्ती को एक भयानक चमक में नहला दिया, जैसे कि सूरज खुद इस शापित भूमि पर चमकने से हिचकिचा रहा हो। थॉमस कुख्यात छाया के त्योहार की कहानियों से आकर्षित एक जिज्ञासु यात्री शाम की अंतिम किरणों के पेड़ों की चोटियों को चूमते ही पहुंच गया। एक रेंगती हुई बेचैनी ने उसे दूसरी त्वचा की तरह लपेट लिया। ठंडी शरद तौतु की हवा फुसफुसाहट लेकर आ रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक कच्ची सड़क जो उलझी हुई जड़ों से भरी हुई थी, उसे मुड़ी हुई शाखाओं से बने एक संकीर्ण मेहराब से होकर ले गई। उनकी आकृतियां आसमान तक पहुंचने वाली पंजे वाली उंगलियों जैसी थी। अजीब प्रतीकों से सजे फटे पुराने लेकिन रंगीन वस्त्र पहने ग्रामीण अलाव के चारों ओर नाच रहे थे, जो तारों रहित आकाश में चिंगारी उगल रहे थे। उनके चेहरों पर जटिल किंतु विचलित करने वाले डिजाइन बने हुए थे, मुस्कुराते हुए मुखौटे जो अस्पष्ट भावों को छिपा रहे थे। थॉमस ने गांव के चौराहे पर झिझकते हुए कदम रखा। तभी भीड़ में से एक महिला उभरी। उसका चेहरा विदूषक के मुखौटे की तरह रंगा हुआ था। एक तरफ अतिरंजित खुशी से मुस्कुरा रही थी, दूसरी तरफ गहरे लाल रंग में रंगी हुई थी। उसने नाटकीय ढंग से झुककर प्रणाम किया। उसकी लंबी कंकाल जैसी उंगलियां उसे आगे आने का इशारा कर रही थी। हमारे साथ आओ, उसने पुकारा। उसकी आवाज में कुछ मधुरता थी, फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो लगभग भूखा था। आज रात हम जीवन का जश्न मनाएंगे। थॉमस ने विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन उसके पेट में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। उसने देखा कि ग्रामीण उसके चारों सम्मोहित समन्वित पैटर्न में घूम रहे थे। उनके अंग लालटेन की रोशनी में अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहे थे। अंधेरा पूरी तरह छा गया और उसके साथ ही उत्सव का असली चेहरा भी सामने आ गया। चौक के किनारों पर लकड़ी के विचित्र पुतले लटके हुए थे। खोखली आंखों और खुले मुंह वाली टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां। उनके अंग प्राकृतिक अनुपात से कहीं ज्यादा लंबे थे। कुछ जानवर जैसे दिख रहे थे। उनके रूप ऐसे तड़प रहे थे जैसे कि वे बीच में ही जम गए हों। दूसरों के चेहरे पर पीड़ा या परमानंद के भाव थे। थॉमस कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें आंख की रोशनी से परे देख रही हो। पास रहो, उसके बगल में एक आवाज फुसफुसाई। उसने मुड़कर देखा तो एक लंबा दुबला पतला आदमी खोखला गाल और तीखी आंखें लिए हुए था। तुम इतने तनावग्रस्त क्यों लग रहे हो? थॉमस ने अपनी बढ़ती बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। उस आदमी एलारिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थॉमस की ओर लौटने से पहले उसकी नजर पुतलों की ओर गई। उसका भाव अस्पष्ट था। यह सिर्फ उत्सव नहीं है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। यह एक शिकार है। आसपास की हंसी विकृत हो गई, कुछ हद तक गले से निकलने वाली और जंगली आवाज में बदल गई। ग्रामीणों की हरकतें और भी अनियमित हो गईं। ताली बजाने की उन्मादी रस्म में बदल गया। अलावा स्वभाव आसपास की हंसी विकृत हो गई, कुछ हद तक गले से निकलने वाली और जंगली आवाज में बदल गई। ग्रामीणों की हरकतें और भी अनियमित हो गईं। उनका नाच पैरों की धमक और ताली बजाने की उन्मादी रस्म में बदल गया। अलावा स्वाभाविक रूप से ऊंचे हो गए। उनकी लपटें आसपास की इमारतों पर राक्षसी आकृतियां बना रही थीं। थॉमस ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके चारों ओर का घेरा सिकुड़ गया। एक गहरी लयबद्ध ढोल की आवाज शुरू हुई, धीमी और अशुभ, जो पूरे गांव में गूंज रही थी। थॉमस ने अलारिक की ओर रुख किया, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तुम्हारा क्या मतलब है शिकार? उसने पूछा। उसकी आवाज बहरे मंत्र के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अलारिक का हाथ उसकी कलाई पर जकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। भागो! थॉमस के प्रतिक्रिया करने से पहले ग्रामीणों ने सामूहिक चीख निकाली और उसकी ओर दौड़ पड़े। उनके चेहरे, जो कभी इंसान थे, अब टिमटिमाती रोशनी में खिंचे और मुड़े हुए लग रहे थे। उनकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही थीं और उनकी रंगी हुई मुस्कान संभव से ज्यादा चौड़ी हो गई थी। थॉमस भागा। पेड़ों की कतार की ओर दौड़ते हुए उसके कानों में दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके पीछे गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे। उनकी हंसी अब कर्कश गड़गड़ाहट और चीखों में बदल रही थी, जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। आगे घना जंगल था। अंधेरे की एक दीवार जो मुड़ी हुई शाखाओं से छनकर आ रही चांदनी से बमुश्किल छुई जा रही थी। जैसे जैसे वो झाड़ियों में घुसता गया, पीछा करने की आवाजें और भी अनिश्चित होती गईं। गिरे हुए पत्तों से पैर टकराते रहे और पेड़ों के बीच से अदृश्य आकृतियां तेजी से भागती रहीं। थॉमस ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जितना गहरा भागता गया, हवा उतनी ही ठंडी होती गई और पेड़ हिलते डुलते और झुकते हुए लग रहे थे, मानो उसे रास्ता दिखा रहे हो या उसे फंसा रहे हो। उसके पैरों के नीचे का रास्ता अप्रत्याशित रूप से मुड़ रहा था। उसे चक्कर लगा रहा था। वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन रुकना कोई विकल्प नहीं था। थॉमस एक छोटे से मैदान में ठोकर खाकर गिर पड़ा
हवा में मौत की तरह सन्नाटा था। कोई हवा नहीं, कोई कीड़े नहीं, केवल उसकी अपनी उखड़ी हुई सांसें। यहाँ की जमीन अजीब थी, न मिट्टी की तरह नरम लेकिन पत्थर की तरह अड़े। एक फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूम गई, एक हवा के झोंके के साथ जो अस्तित्व में नहीं थी। स्वेच्छा से समर्पण करो। आवाज हर जगह से और कहीं से भी आ रही थी। थॉमस घूम गया, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। मैदान के पीछे अंधेरे में आकृतियां उभरी हुई थीं, चमकती आंखों वाले लंबे पतले सलूट देख रहे थे। फिर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी नजर धरती पर गिर गई। मिट्टी में प्रतीकों को उकेरा गया था जो एक फीकी बीमार रोशनी के साथ धड़क रहे थे। उसके आसपास के पेड़ करीब झुके हुए लग रहे थे, उनकी छाल चीखते हुए चेहरों के आकार में मुड़ रही थी। समाशोधन के दूर छोर पर एक वेदी खड़ी थी। इसे ऑब्सीडियन से तराशा गया था, जिस पर कुछ काला और चमकीला पदार्थ लगा हुआ था। मुरझाए हुए फूल और सड़ी हुई भेंटें इसके चारों ओर थीं। उनकी बदबू हवा में घुली हुई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पुतला खड़ा था, जिसे न तो पूरी तरह से मानव और न ही जानवर के रूप में मोड़ा गया था। इसकी खोखली आंखें जीवित लग रही थीं। तुम्हें चुना गया था, एक आवाज फुसफुसाई। अलारिक छाया से बाहर आया। उसका चेहरा दुबला था, उसकी आंखों में पछतावे और अपरिहार्यता के बीच कुछ भरा हुआ था। उन्हें एक बलिदान की जरूरत है, उसने कहा, ऐसा कोई जिसने सच्चा डर महसूस किया हो। ग्रामीण पेड़ों से बाहर निकले। उनके चेहरे शांत थे, उनकी भूख अब धैर्यवान थी। थॉमस की सांसें अटक गईं, क्योंकि गांव के लोग वेदी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मुखौटे पहने चेहरे जो कभी भूख से पागल थे, अब श्रद्धा के भाव दिखा रहे थे। अलारिक पास खड़ा था, उसकी आंखों में एक आंतरिक संघर्ष झलक रहा था। तुम समझ नहीं रहे हो, अलारिक ने बड़बड़ाया। यह त्योहार सदियों से चला आ रहा है, ये किसी चीज को दूर रखता है। थॉमस ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? अलारिक ने सांस छोड़ी। उसकी नजर वेदी के पीछे पुतले की ओर गई। बहुत समय पहले गांव को शाप दिया गया था। एक आत्मा, शायद एक देवता, अपना हक मांगती थी। हर चक्र में एक बलिदान, ताकि वह सब कुछ खा न जाए। उसने एकत्रित भीड़ की ओर इशारा किया। त्योहार कोई उत्सव नहीं है, यह एक भेंट है। बिना किसी प्रतिरोध के अगला शिकार चुनने का एक तरीका है। थॉमस का पेट मुड़ गया। उसने गांव वालों की ओर देखा, कुछ मुस्कुरा रहे थे, दूसरे उत्साही भक्ति में फुसफुसा रहे थे। और अगर कोई बलिदान न हो तो क्या होगा? अलारिक ने मुश्किल से निकला। फिर छाया जागती है, और यह गांवों तक ही सीमित नहीं रहती। आग की रोशनी टिमटिमाती हुई पेड़ों के खिलाफ बदलती आकृतियां बना रही थी। वेदी के पीछे का पुतला, जमीन कांप उठी। हवा का एक झोंका साफ सफाई के बीच से गुजरा, लेकिन पेड़ नहीं हिले। इसके बजाय छायाएं अस्वाभाविक रूप से फैली हुई थीं, जीवित तनों की तरह ऐंठ रही थीं। वेदी के नीचे से एक गहरी कर्कश ध्वनि आई जो इस दुनिया की नहीं थी। थॉमस लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। हमें इसे रोकना होगा। अलारिक ने उसकी बाह पकड़ी। उसकी आवाज तीखी थी। आप इसे नहीं रोक सकते। आप चुनेंगे भागना या अनुष्ठान में अपना स्थान स्वीकार करना। लेकिन थॉमस ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। उसने एक ग्रामीण के हाथ से जलती हुई मशाल पकड़ी और उसे पुतले पर फेंक दिया। आग तुरंत जल उठी, लकड़ी के आकार में तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सांस ली। कुछ लोग डर गए, दूसरे लोग गुस्से में। फिर पुतला चीख उठा कि गाश! यह जलती हुई लकड़ी की आवाज नहीं थी, यह जीवित थी। नक्काशीदार चेहरा मुड़ गया। इसकी खोखली कुर्सियां अब एक बीमार नीली रोशनी से चमक रही थीं। वेदी खुल गई। नीचे शुद्ध अंधकार का एक शून्य दिखाई दिया। भीतर से एक आकृति उभरी, छाया और हड्डी से बनी एक चीज, जिसकी लंबी उंगलियां आसमान की ओर फैली हुई थीं। गांव वाले चुप हो गए। वह इकाई माइनस अपने कंकाल जैसे हाथों और चमकती आंखों के अलावा विशाल, आकारहीन, टूटी हुई वेदी के ऊपर मुंडरा रही थी। थॉमस को एक अप्राकृतिक खिंचाव महसूस हुआ, एक शक्ति जो उसे आगे खींच रही थी। उसके दिमाग में फुसफुसाहटें भर गईं, एक लंबे समय से भूले हुए समय की आवाजें। तुम पहले नहीं हो, तुम आखिरी नहीं होगे। उसे एक दृश्य दिखाई दिया। उसने सदियों पहले का गांव देखा। उसने पहला त्योहार देखा। लोग हंस रहे, जश्न मना रहे, लेकिन उनकी खुशी के नीचे डर था। उन्होंने इकाई के साथ एक समझौता किया था, अपनी कीमत पर उसे सोते रहने का एक सौदा। चुने हुए व्यक्ति को कभी याद नहीं आएगा जब तक कि उनके बलिदान की रात न हो जाए। थॉमस ने देखा कि दृश्य फीका पड़ गया। उसकी अपनी यादों से उसका चेहरा उसे घूर रहा था। उसे पहले भी चुना गया था। बसारत खत्म होते ही थॉमस ने हाँफ लिया। इसका अपना चेहरा यादों से उसे घूर रहा था। वो पहले ही चुना गया था। ये पहला मौका नहीं था जब वो भागा था, पहली बार नहीं लड़ा था, और वो पहली बार नहीं भूला था। अलार्क की आवाज में सरगोशी थी। आपको अब याद है ना? थॉमस के हाथ लर्स गए। मेला कभी शिकार नहीं हुआ था, ये एक साइकिल था और वो उसका हिस्सा था।
हस्ती ने हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज वक्त के साथ गूंजती रही। ये तुम्हारी किस्मत में हुआ है, कबूल करो। थॉमस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, इस बार नहीं। वो भागने के बजाय आगे बढ़ गया। अगर मैं इनकार कर दूं तो? उसने पूछा। उसकी हड्डियों में दहशत के बावजूद उसकी आवाज मजबूत थी। देहाती भड़क उठे, यहाँ तक कि अलारक भी चौंका। हस्ती हिचकिचाई। पहली बार साइकिल बदल गया था और इसका मतलब था ये टूट सकता है। साए लर्ज गए। गांव वालों की आंखें साफ होने लगी। आग की रोशनी मध्यम हो गई। हस्ती ने एक धीमी हलती हुई गरज को बाहर निकाला। गोया उसे एहसास हो कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया है। लम्हा बिखर गया। कुर्बान गाह मट्टी में रेजा रेजा हो गई और देहाती जमीन पर गिर गए। उनके नकाब गिर गए। इस हस्ती ने गुस्से से भरे हुए चीखों की बाज गश्त खाली होने से पहले निकाल दी। थॉमस ने सांस छोड़ी लरजते हुए। ये खत्म हो चुका था। अभी के लिए त्योहार के बाद की सुबह गांव में अजीब तरह से सन्नाटा था। कोई पक्षी नहीं गा रहा था। कोई हवा पेड़ों को नहीं हिला रही थी। बाजार की दुकानों की हमेशा की चहल पहल, बच्चों की हंसी, सब कुछ गायब हो गया था। थॉमस पक्की सड़कों से गुजरा। उसके जूतों की आवाज अस्वाभाविक रूप से तेज थी। दरवाजे बंद थे, पर्दे खींचे हुए थे। उसने खिड़कियों से झांकते हुए जाने पहचाने चेहरे देखे। आंखें खोखली, डरी हुई। उसका चेहरा गंभीर था। अब उन्हें याद है, उसने बड़बड़ाया। पहली बार उन्हें याद है। थॉमस रुक गया। क्या मतलब है? एलरिक ने मुश्किल से निगला। हर साल त्योहार के बाद यादें फीकी पड़ जाती हैं। जो बच जाते हैं वे यह जाने बिना जागते हैं कि वे किसका हिस्सा थे। उसने खामोश घरों की ओर इशारा किया, लेकिन इस बार चक्र टूट गया था। अब उन्हें सच्चाई पता है। थॉमस गांव के चौराहे की ओर मुड़ा। वेदी गायब थी। पुतले के अवशेष काली राख में बदल गए थे, जिससे जमीन पर एक अस्वाभाविक निशान रह गया था। वह अभी भी अपने मन के पीछे उस इकाई की फुसफुसाहट सुन सकता था। यह तुम्हारा भाग्य है, इसे स्वीकार करो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कभी नहीं। जैसे ही थॉमस और एलरिक चल रहे थे, उन्होंने किसी चीज की पहली निशानियां देखें। गलत। एक औरत अपने घर के सामने घुटने टेक रही थी। जमीन पर स्याह निशानात का पता लगा रही थी। उसके हाथ ताल से हरकत कर रहे थे, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मजबूर कर दिया हो। एक नौजवान लड़का सड़क के बीच में खड़ा अपनी सांसों के नीचे सरगोशी कर रहा था। थॉमस करीब आया और सर्दी महसूस की। अल्फाज इंसानी नहीं थे। फिर एक चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। थॉमस और एलरिक आवाज की तरफ भागे। एक बूढ़ा आदमी आईने के सामने खड़ा था। उसके हाथ अपने ही चेहरे पर पंजे मार रहे थे। आसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। उसने चीख मारी। उसका अक्स सिया आंखों से वापस घूर रहा था। अलार्क ने थॉमस का बाजू पकड़ लिया। हस्ती नहीं गई है। थॉमस ने अपने पेट में कमी महसूस की। फिर ये क्या कर रही है? अलार्क का इजहार स्या हो गया। ये उनके अंदर है। थॉमस ने अपने नीचे जमीन की नब्ज महसूस की। कुर्बान गाह पर जलने का निशान फैलना शुरू हो गया था। किनारों के साथ दरारें बनती हैं जो स्याही माइल स्याह मादा को लेक करती हैं। फिर पहला देहाती गिर गया। एक एक करके वो गिर गए, कंफ्यूज, सरगोशी बदलते हुए। उनके अज़ा गैर फितरी तौर पर मुड़ गए। उनके मुंह खौफनाक बेआवाज चीखों में फैल गए। अलारक ने थॉमस को पकड़ लिया। हमें छोड़ना पड़ेगा अभी। लेकिन थॉमस हिल नहीं सकता था। उसकी नजरें कुर्बान गाह की बाक़ियात पर जमी हुई थीं, जहां तुराट से कुछ उठ रहा था। एक शक्ल, एक साया। हस्ती कभी नहीं छोड़ी थी। थॉमस का दिमाग दौड़ा। साइकिल खत्म नहीं हुआ था, ये तैयार हुआ था। हस्ती को अब किसी त्योहार की जरूरत नहीं रही। अब कुर्बानी की जरूरत नहीं रही। उसने गांव को अपने लिए ले लिया था। अलार्क की आवाज फौरी थी। हमें कुर्बान गाह को मुकम्मल तौर पर उभरने से पहले उसे तबाह करने की जरूरत है। थॉमस हिचकिचाया। अगर वो नाकाम हो गई, ये सिर्फ गांव का मसला नहीं होगा, ये फैल जाएगा अगले शहर को, अगला शहर, दुनिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके पास एक मौका था, एक आखिरी लड़ाई, और उस बार कोई भाग दौड़ नहीं थी। जब एंटिटी ने हमला किया तो जमीन हिल गई। शुद्ध छाया की लपटें उनकी ओर बढ़ीं, जैसे कि जीवित दुःस्वप्न हो। थॉमस और अलारिक ने एक के जमीन पर गिरने पर एक तरफ छलांग लगाई, जिससे पत्थर के पत्थर एक भयानक दरार के साथ टूट गए। अपने पैरों पर लुढ़क गया और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उसकी भुजाओं पर प्राचीन रूढ़ चमक उठे, जो एक हल्के चांदी के प्रकाश से चमक रहे थे। उसने अपनी हथेलियां आपस में टकराई। ऊर्जा की एक शॉक वेव बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने अंधकार को पीछे धकेल दिया। एंटिटी ने दहाड़ लगाई। उसके भीतर फंसे चेहरे पीड़ा में चीख उठे। थॉमस ने अपना मौका देखा। वह हाथ में खंजर लेकर वेदी की ओर भागा। पत्थर की काली नसें हिंसक रूप से धड़क रही थीं, हथियार के इरादे को भांपते हुए। छायाओं के एक साथ घूमने पर हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी, आकृतियां बनाते हुए ग्रामीण। लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, उनकी हरकतें अस्वाभाविक थीं। एंटिटी की कठपुतलियां। अलारिक ने शाप दिया, यह हमें रोकने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है।
थॉमस हिचकिचाया। ये निर्दोष लोग थे, लेकिन अगर वह असफल हो गया तो वे हमेशा के लिए फंस जाएंगे। उसने खंजर को और कसकर पकड़ लिया। अब कोई बलिदान नहीं। थॉमस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। गांव वालों ने भयानक खामोशी से हमला किया। उनकी हरकतें अस्थिर और अस्वाभाविक थी। उसने एक जंगली झटका मारा, फिर एक को किनारे धकेल दिया, उन्हें चोट न पहुंचाने के लिए सावधान। अलारिक ने उसके पीछे मंत्रोच्चार किया। चमकती हुई ऊर्जा के विस्फोटों के साथ सबसे खराब छाया को सील कर दिया। एंटिटी की आवाज थॉमस के दिमाग में घुस गई। तुम मुझे नहीं मार सकते बच्चे, मैं उनमें हूँ, मैं तुम में हूँ। एक पल के लिए थॉमस लड़खड़ा गया। छायाएं उसके चारों ओर घूम गई, फुसफुसाते हुए। उसकी त्वचा में घुसते हुए पिछले बलिदानों की यादें उसके दिमाग में भर गई। अनुष्ठान मुखौटे में महिलाएं, वेदी पर खींचे जाने पर चिल्लाते हुए पुरुष, और फिर खुद का एक दृश्य, वेदी के सामने खड़ा, उसका चेहरा खाली, उसके हाथ खून से लथपथ। थॉमस ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, झूठ। उसने अंधेरे को बाहर निकाल दिया। खंजर धड़क रहा था, एक ज्वलंत लाल रोशनी के साथ चमक रहा था। वह आगे बढ़ा और पहले ग्रामीण की छाती में गोली घुसा दी। सुनहरी ऊर्जा की एक चमक फूट पड़ी। उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एंटिटी की पकड़ को तोड़ दिया। ग्रामीण हांफने लगा और गिर पड़ा। ये काम कर गया। थॉमस ने अलारिक से आंखें मिलाई। हम उन्हें मुक्त कर सकते हैं। अलारिक ने सिर हिलाया। तो चलो इसे खत्म करते हैं। आखिरी भूत प्रेत से ग्रसित ग्रामीण गिर पड़ा। केवल वेदी बची थी। जैसे ही उसकी शक्ति कमजोर हुई, इकाई चिल्लाई। काली दरारें चौड़ी हो गईं, अनियमित रूप से धड़क रही थी। थॉमस और अलारिक आगे बढ़े। यह खत्म हो गया है, थॉमस ने कहा। अलारिक ने पत्थर पर हाथ रखा। उसके रून चमक रहे थे। अभी नहीं। थॉमस ने खंजर को ऊपर उठाया, फिर उसे वेदी में घुसा दिया। पत्थर टूटकर बिखर गया। अंदर से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। इकाई ने एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। उसका रूप शून्य में बदल गया। अंधेरा बिखर गया। आसमान साफ सुलह हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया और दुस्वप्न खत्म हो गया। गांव सूरज की रोशनी से जाग उठा। अभिशाप चला गया था। लोग हालांकि हिल गए थे, आजाद थे। थॉमस और अलारिक खंडहर के किनारे खड़े थे, जहां कभी वेदी हुआ करती थी। तो अब क्या? थॉमस ने पूछा। इनकी अलारिक मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक ड्रिंक की जरूरत है। थॉमस हंसा। थकावट कम हो रही थी और शायद थोड़ी नींद भी। लेकिन हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह अंत नहीं है। थॉमस की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने क्षितिज की ओर देखा। वह चेतावनी को अनदेखा करने से बेहतर जानता था, क्योंकि कुछ चीजें कभी कभी नहीं रहती।